नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। इन दिनों हमारी राजनीति में एक नाम खूब चर्चा में, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोंडा से सांसद दुबे ने कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये बातें अब संसद से निकलकर सोशल मीडिया और हम आम लोगों के बीच भी पहुंच चुकी है। उनके आरोप सिर्फ भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों से मिली भगत, विदेशी फंडिंग, न्यायपालिका में दखल और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसे संगीन आरोप भी लगाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बातों में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक रणनीति है जिससे जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और देश की सुरक्षा जैसे असली मुद्दों से हटाया जा सके। निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सबसे तेज तर्रार और मुखर नेताओं में गिने जाते हैं, मई 2025 से उन्होंने कांग्रेस पर अपने हमले और तेज कर दिए। उनके भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट्स में खास तौर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नेहरू गांधी परिवार को निशाना बनाया गया है। दुबे का दावा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ काम कर रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस का इतिहास ही ऐसे फैसलों से भरा हुआ है जो देश के हित में नहीं है और आज भी वह उसी रास्ते पर चल रही है। निशिकांत दुबे का सबसे पहला और शायद सबसे गंभीर आरोप 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक सैन्य पारदर्शिता समझौते को लेकर था। दुबे ने दावा किया कि यह समझौता कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत से हुआ था और इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समझौते के जरिए देश की सीमाओं और सैन्य तैयारियों को पाकिस्तान के सामने खोल दिया, जिससे भारत कमजोर हुआ। उन्होंने इसे देशद्रोह जैसा काम बताया। लेकिन जब इस दावे की पड़ताल की गई और इतिहास के पन्ने पलटे गए तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। सच ये है कि यह समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ था और इसे उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अल्पमत सरकार ने साइन किया था। यहां से समझना जरूरी यह है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन मार्च 1991 में ही कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि जब यह समझौता साइन हुआ तब कांग्रेस ना तो सत्ता में थी और ना ही सरकार का हिस्सा थी। ऐसे में यह कहना इस समझौते के पीछे कांग्रेस की मिलीभगत थी पूरी तरह से गलत और भ्रामक दावा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा विशेषज्ञ और कूटनीति के जानकार भी समझौते को सामान्य और जरूरी मानते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के पारदर्शिता समझौते दो पड़ोसी देशों के बीच आम बात होते हैं, खासतौर पर जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव या अविश्वास हो। इस समझौते का मकसद था कि वे दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अभ्यास, मिसाइल टेस्टिंग और सीमा पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी समय पर साझा करें, ताकि गलती से कोई संघर्ष या युद्ध ना छिड़ जाए। इसे विश्वास बहाली उपाय अर्थात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक सामान्य और स्वीकृत हिस्सा है। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण था। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ भी बढ़ रही थी और दुनिया भर से दोनों देशों पर बातचीत और शांति की प्रक्रिया बढ़ाने का दबाव था। ऐसे में यह समझौता एक जरूरी कदम था ताकि दोनों देशों की सेनाएं गलती से एक दूसरे की गतिविधियों को युद्ध की तैयारी ना समझ बैठे। इस समझौते का असर भी देखा गया। सीमाओं पर पारदर्शिता बढ़ी, गलतफहमी कम हुई और कई बार सैन्य टकराव को टाला गया। लेकिन जब इसे आज 30 साल बाद एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसमें झूठे तथ्य जोड़ दिए जाते हैं, तो न सिर्फ इतिहास के साथ अन्याय होता है बल्कि जनता को भी गुमराह किया जाता है। दुबे ने भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने 1963 में संसद में नेहरू द्वारा दिए गए उस बयान को दोहराया जिसमें नेहरू ने कहा था कि उन्हें अक्साई चीन नामक क्षेत्र के अस्तित्व का पहले पता ही नहीं था। दुबे ने इसे नेहरू की कूटनीतिक विफलता बताया और दावा किया कि नेहरू ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर सौदा करने की बात कही थी। हालांकि इतिहासकार और कांग्रेस नेताओं का मानना यह है कि इन बयानों को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। नेहरू के उस दौर में चीन और पाकिस्तान से भारत के संबंध बहुत जटिल थे और उस समय की तकनीकी और खुफिया सीमाओं को भी समझना जरूरी है। ऐसा कह देना कि नेहरू ने देश से गद्दारी की सिर्फ इसलिए कि एक युद्ध में भारत को झटका लगा, इतिहास को सरल तरीके से पेश करना है। इसके बाद दुबे ने कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यूएसएआईडी और अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस जैसे स्रोतों से पैसा मिला है। उन्होंने खासकर राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र किया और दावा किया कि इस फाउंडेशन के जरिए राष्ट्र विरोधी, इस्लामी और सनातन विरोधी एजेंडा चलाया गया।
इतना ही नहीं, दुबे ने न्यूज क्लिक वेबसाइट को लेकर भी कहा कि इसे चीन से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली है और कांग्रेस की इसमें संदिग्ध भूमिका है। हालांकि कांग्रेस और राजीव गांधी फाउंडेशन ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि ये बातें बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण है और इनका मकसद सिर्फ उन्हें बदनाम करना है। इस सब के बीच दुबे ने न्यायपालिका को भी नहीं बख्शा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ न्यायाधीशों से दशकों पुरानी सेटिंग है और पार्टी से न्याय व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। उन्होंने असम के एक पूर्व न्यायाधीश बहरुल इस्लाम का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पहले राज्यसभा में भेजा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया। साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी सवाल उठाए। जब कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ अधिनियम और धार्मिक मामलों में स्पष्टीकरण मांगा तो कई कानून जानकारों ने इस तरह की टिप्पणियों को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया, जो लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक संकेत है। दुबे की सक्रियता सिर्फ संसद में नहीं बल्कि संसद के बाहर भी दिखी, जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर कैरी घोटाले को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले में महुआ मोइत्रा का बचाव किया क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस अक्सर चुप रहती है। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन दुबे लगातार इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार प्रेम का सबूत बताते रहे। अब सवाल यही है कि क्या निशिकांत दुबे की ये तमाम आरोप तथ्यात्मक रूप से सही हैं या फिर ये एक राजनीतिक रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठे हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, सेना में कमियां उजागर हुई हैं और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना पड़ रहा है। ऐसे समय में बीजेपी विपक्ष के सवालों से बचने के लिए एक अलग नैरेटिव गढ़ रही है, जिसमें कांग्रेस को देश विरोधी ताकत के रूप में पेश किया जा रहा है। यह बात भी ध्यान देने वाली है कि दुबे के ज्यादातर आरोपों में या तो सबूत नहीं है या फिर तथ्य अधूरे या तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से एक परंपरा रही है, लेकिन जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थानों का हो तो शब्दों की जिम्मेदारी और गंभीरता और बढ़ जाती है। अगर निशिकांत दुबे के आरोप सही हैं, तो सरकार को चाहिए कि वह निष्पक्ष जांच करवाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। लेकिन अगर ये आरोप आधारहीन साबित होते हैं तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या भारतीय राजनीति में झूठ और भ्रम फैलाना भी एक हथियार बन गया है। राजनीति देश की दिशा तय करती है, लेकिन जब राजनीति का आधार ना नीति हो, ना विचारधारा हो, बल्कि झूठ, डर और नफरत हो तो देश की आत्मा घायल होती है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां विपक्ष को देशद्रोही कहना, न्यायपालिका पर संदेह पैदा करना और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक सामान्य बात होती जा रही है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं होती हैं, विपक्ष, न्यायपालिका, प्रेस और नागरिक समाज। अगर ये संस्थाएं कमजोर कर दी जाएंगी, अगर सवाल पूछने वालों को चुप करा दिया जाएगा, अगर मतभेद को राष्ट्र विरोध करार दिया जाएगा, तो हम उन रास्तों पर चल पड़ेंगे जहां तानाशाही धीरे धीरे लोकतंत्र की शकल ओढ़कर कायम हो जाती है। आज जरूरत है कि हम भावनाओं से नहीं, तथ्य से सोचें। हर आरोप पर सवाल पूछें, क्या सबूत है? हर बयान पर ठहर कर सोचें, इसका मकसद क्या है? अगर एक सांसद संसद में खड़े होकर यह कहे कि विपक्ष विदेशी ताकतों से मिला है, तो इसका मतलब सिर्फ चुनावी हमला नहीं होता, ये जनता के विश्वास पर हमला होता है। क्योंकि एक बार अगर हमने झूठ को सच मान लिया तो कल कोई भी सत्ता में बैठा नेता किसी भी असहमति को गद्दार कह सकता है और तब देश सवाल नहीं करेगा, डर के साए में चुपचाप सहता रहेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि जनता सिर्फ नारे और चेहरों से नहीं, नीति और नीयत से फैसला करे। न्यायपालिका सिर्फ कानून ना पढ़े बल्कि न्याय की आत्मा को जिंदा रखे और राजनेता सिर्फ सत्ता की राजनीति ना करे बल्कि देश की राजनीति करे, जहां विपक्ष दुश्मन नहीं, लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाए। क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी और तब तक ये देश कागज पर तो आजाद रहेगा, लेकिन सोचने, बोलने और सवाल करने का हक खो देगा। इसलिए सवाल पूछिए हर पार्टी से, हर नेता से, क्योंकि सच्चा राष्ट्रवाद वो नहीं जो भाषणों में गरजता है, बल्कि वो है जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है, सच से, साहस से और संवैधानिक जिम्मेदारी से। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।